Welcome back once again to our channel Billion Education. My name is यश और आज हम बात करने वाले हैं क्रोमैटोग्राफी टेक्निक के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्रोमैटोग्राफी होती क्या है। ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी एक बड़ी ही फेमस टेक्निक है। ओके, समझ में आया। ये मिक्सचर को अलग भी करती है, मतलब मिक्सचर को अलग कर देती है और हर एक कंपोनेंट को एक दूसरे से भी दूर कर देती है। अब ये टेक्निक का पूरा नाम अगर देखें तो आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है क्रोमैटोग्राफी। क्या है? क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो यहां पे है क्रोमा और उसके आगे है ग्राफी। तो ये क्रोमा शब्द का मतलब क्या है? तो क्रोमा शब्द का मतलब होता है कलर, और जो ग्राफी शब्द उसका मतलब होता है सेपरेशन। ओके, तो क्रोमैटोग्राफी को सबसे पहली बार बबुआ यूज किया गया था कलर को अलग करने के लिए। और इसको किसने यूज किया था? अरे बाबा, इसको यूज किया था स्वेट ने। साइंटिस्ट का नाम क्या है? टस्वेट नहीं, स्वेट। और ये एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट बोले तो पेड़ पत्ते का पढ़ाई करने वाला, फूल का, हार का, पेड़ का, पौधे का, ऐसा पढ़ाई करने वाले को अपन क्या बोलते हैं? बॉटनिस्ट। स्वेट नाम था, बॉटनिस्ट था। और एक पर से रशियन साइंटिस्ट। कहाँ का? रशियन साइंटिस्ट। रशिया पता है ना अपना? रशिया, हाँ सर, ये इधर से 5 रुपए का शेयर रिक्शा जाता है ना सर, रशिया चले जाएंगे अपन। अरे बाबा, जब 5 रुपए का शेयर रिक्शा नहीं जाता रे, कुछ भी मत बोल। तो रशियन बॉटनिस्ट स्वेट ने 1903 में इस टेक्निक को डेवलप किया था। और ये टेक्निक को उन्होंने पहली बार इसलिए डेवलप किया था ताकि वो क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल बी से अलग कर पाए। क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल बी से अच्छे से सेपरेट कर पाए। पहली बार तो उनका मकसद यही था। बाद में चल के देखा गया कि ये टेक्निक तो वर्साटाइल हो गई। वर्साटाइल मतलब बहुत ज्यादा जगह यूज करने वाली और सबसे अलग। ओके, एंड वाइडली स्प्रेड। और आज तो क्रोमैटोग्राफी का इतना ब्रांचेस हो गया है मेरे दोस्त कि आप चाहो तो अपना पूरा 10 साल निकाल सकते हो इस क्रोमैटोग्राफी में। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। Chromatography is a technique used to separate component of a mixture and also purify compound. The name of the technique from Greek word chroma meaning color. ये तो मैंने आपको बता दिया। Sweat discovered this technique for separating the color component found in plant. और वो कौन था? क्लोरोफिल था। The principle of separation of substance in this technique is similar to solvent extraction. इसमें जो टेक्निक है वो किससे ज्यादा सिमिलर होती है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अगर आपने अभी तक हमारी इसके पहली वाली वीडियो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसे जाके जरूर देखिए। तो क्या होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में? एक सोल्यूट जो ऑलरेडी किसी एक सॉल्वेंट में होता है, तो उस सॉल्वेंट से उसे दूसरे सॉल्वेंट में ट्रांसफर किया जाता है। सर कैसे? जैसे मान लीजिए आयोडीन पानी में था। आयोडीन किस में था? वाटर में। और आप चाहते थे कि आयोडीन किस में ट्रांसफर हो जाए? बेंजीन में। तो आपने क्या किया? आपने वाटर और आयोडीन के मिक्सचर में बेंजीन डाल दिया। और जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो डिवाइस था ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये डिवाइस। ओके, इसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। इसमें लेके शेक कर दिया तो हुआ क्या? नीचे तो पानी आ गया, लेकिन ऊपर ये जो बेंजीन है इसके अंदर आयोडीन आ गया। समझ में आया? तो आयोडीन बेंजीन के अंदर क्यों गया? तो आयोडीन होता है नॉन पोलर और बेंजीन भी होता है नॉन पोलर, और साथियों लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो कैसे बेंजीन ने आयोडीन को वाटर से अलग कर लिया? बिकॉज आयोडीन इज हैविंग एफिनिटी फॉर बेंजीन, तो इसके लिए वो ज्यादा किसमें आ गया? बेंजीन में। ठीक उसी तरह से हम मिक्सचर को क्रोमैटोग्राफी में भी सेपरेट करते हैं। तो हम मिक्सचर को एक ऐसे फेज से अलग करते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास सॉल्वेंट था और यहाँ पे फेजेस होते हैं। चलिए इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए ये एक कोई सरफेस है, मान लीजिए कोई फ्लोर है। ओके, ऐसे फ्लोर मान लो। ठीक है, ये कोई फ्लोर है। ठीक है, अब जरा देखो इस फ्लोर पे यहाँ पे मैंने रखा है कुछ मस्टर्ड बीन्स। क्या रखा है यहाँ पे? मस्टर्ड बीन रखे हुए हैं।
मस्टर्ड बीन मतलब अरे हिंदी में राई बोलते हैं ना, राई, मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल फेमस होता है। और कुछ फ्लावर पेटल्स है, क्या है यहाँ पे, और कुछ फ्लावर पेटल्स। सर फ्लावर पेटल क्या होता है, पंखुड़ी सुना है, पंखुड़ी, या फिर ऐसे मान लो फूल की जो पार्ट्स होता है ना वो है, ठीक है, इन शॉर्ट ऐसे 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 सब, ठीक है। और इसी में कुछ नेल्स भी है। सर नेल्स क्या होता है, नेल्स मतलब खिल्ला मेरे बच्चे, खिल्ला, ये देखिए ऐसा खिल्ला भी है इसी में। सर खिल्ले का कलर नहीं दिख रहा है, उसको कोई दूसरे कलर से बना दो, तो ये देखो, और ये भी सेम हो गया। चलो खिल्ले को मैं रेड से ही बना देता हूँ ताकि दिखेगा तो कम से कम। ये नेल्स हो गया, यहाँ पे भी नेल्स हो गए, यहाँ पे भी नेल्स हो गए, ये नीचे भी नेल्स हो गए, समझ में। अब जैसे यहाँ पे ये फ्लोर पे क्या क्या है, ये फ्लोर पे 3 चीजें हैं, मस्टर्ड बीन एक हो गया, दूसरा क्या है, फ्लावर पेटल्स, फ्लावर पेटल्स, और जो तीसरी चीज है वो क्या है, तीसरी चीज जो है वो नेल्स है, NAILS, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बकेट थी, ओके, क्या थी, बकेट, उस बकेट के अंदर पानी था, ठीक है, उस बकेट के अंदर क्या था, पानी था, ढेर सारा पानी वो बकेट के अंदर। मैंने इधर से पानी को मार दिया तो पानी के साथ ये सब ऐसे बह जाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो सबसे आगे कौन आएगा, सोचो, अपने दिमाग को जरा इस पे प्रेशर डालो। तो सर सबसे आगे आ जाएगा मस्टर्ड बीन, सबसे आगे कौन आ जाएगा, मस्टर्ड बीन। और फिर उसके बाद कौन आएगा, बोलो 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 सर, फ्लावर पेटल, फ्लावर पेटल आ जाएगा। और उसके आगे कौन आ जाएगा, मतलब सबसे पीछे कौन रह जाएगा, सर ये जो नेल्स है ना बेचारा, ये सबसे पीछे रह जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो मस्टर्ड बीन हल्के होते हैं तो पानी के साथ इजीली बह जाएंगे, दूसरा फ्लावर पेटल भी थोड़े कंपेरेटिवली नेल से हल्के होते हैं तो वो भी जाएंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो जो फ्लावर पेटल है वो बीच में आएंगे, ओके, मस्टर्ड बीन सबसे आगे आएगा, और सबसे पीछे जो रह जाएगा वो नेल्स रह जाएंगे। आया समझ में, क्योंकि नेल्स जो है उसका वजन ज्यादा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पानी के लिए एफिनिटी मस्टर्ड बीन की ज्यादा थी, मतलब मस्टर्ड बीन ने पानी को ज्यादा पसंद किया इसीलिए वो सबसे आगे आ गया, और नेल्स ने पानी को सबसे कम पसंद किया। या फिर ऐसे कह सकता हूं कि नेल्स ने फ्लोर को ज्यादा पसंद किया। तो प्यारे बच्चों, ये जो पानी मैंने यूज किया, जो मैंने पानी यूज किया, इसे हम लोग कहते हैं स्टेशनरी फेज, अरे सॉरी, इसे हम लोग कहते हैं मोबाइल फेज। इस पानी को हम लोग क्या कहेंगे, इस पानी को हम लोग कहेंगे मोबाइल फेज। और ये जो रुका हुआ फ्लोर है इसे हम कहेंगे स्टेशनरी फेज, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज। और ये आपका मिक्सचर था, और मिक्सचर देखिए कैसे 2 फेजेस में अलग हो गया, मोबाइल फेज ने इसे अलग कर दिया, ओके, और स्टेशनरी फेज ने भी, दोनों ने मिलके इस पूरे मिक्सचर को अलग कर दिया। तो इस मिक्सचर में मस्टर्ड बीन, फ्लावर पेटल और नेल्स को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, ओके, या फिर इसे हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको स्टेशनरी क्यों बोला, क्योंकि ये रुका हुआ होता है, क्या होता है, ये रुका हुआ। और इसको मोबाइल फेज क्यों बोला पानी को, क्योंकि ये मूव करता है। तो ऐसे हर एक क्रोमैटोग्राफी टेक्निक में एक मोबाइल फेज होगा और एक स्टेशनरी फेज होगा, ठीक है। अब देखिए, तो डिपेंडिंग अपॉन मोबाइल फेज, क्या आपने मोबाइल फेज क्या लिया है, ओके, ऑयल है कि वाटर है कि कोई और सॉल्वेंट है, और फिर स्टेशनरी फेज क्या लिया है। यहाँ पे तो स्टेशनरी फेज हमने एक फ्लोर ही ले लिया था, ओके। तो स्टेशनरी फेज क्या है, डिपेंडिंग अपॉन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, क्रोमैटोग्राफी जो है वो आगे चल के 2 पार्ट में सेपरेट हो गई। क्रोमैटोग्राफी इज सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। सबसे पहला जो आता है वो आता है एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। अब मैं आपको एडजॉर्प्शन शब्द का थोड़ा सा मतलब बता देता हूं। जैसे आपने देखा है ना, डस्ट पार्टिकल बेंच पे बैठ जाते हैं, वो बेंच के अंदर नहीं जाते लेकिन डस्ट सिर्फ सरफेस पे रहता है, तो उसे बोलते हैं कि डस्ट का एड्जॉर्प्शन हो गया है सरफेस के ऊपर। समझ में, एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन अलग चीज होती है, एब्जॉर्प्शन अलग चीज होती है। एब्जॉर्प्शन में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर चला जाता है। अगर आपको एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से ही समझना है तो आप हमारी 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं,
समझ में आया? चलिए देखिए अभी दूसरी चीज, तो ये हो गया एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, और दूसरा जो आता है उसे हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, ये जो एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी है ये फिर आगे दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। कौन कौन सा? एक तो है सबसे पहला कॉलम क्रोमैटोग्राफी, और जो दूसरा है वो है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। दूसरा क्या है? थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। आ समझ में? अब कॉलम क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, एडजॉर्प्शन का तो मैंने आपको मतलब बता दिया, पार्टीशन का भी हम देखेंगे जब हम पार्टीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पार्टीशन मतलब पार्ट, मतलब जो हमारा मिक्सचर है वो पार्ट्स में अलग हो जाता है, वो किस में बढ़ जाता है? पार्ट्स में, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। और एडजॉर्प्शन मतलब जो हमारा जो मिक्सचर के कंपोनेंट है वो एडजॉर्ब हो जाते हैं किसके ऊपर? स्टेशनरी फेज के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं डिटेल में कॉलम क्रोमैटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, बट उसके पहले जरा हम टेक्स्ट बुक का भी कुछ रीडिंग कर लें। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट इन टू फेजेस। इन क्रोमैटोग्राफी वी यूज टू फेजेस फॉर सेपरेशन, पहला स्टेशनरी फेज एंड दूसरा मोबाइल फेज। देखो मैंने बताया ना 2 फेजेस, तो जो फ्लोर हमारा था वो क्या था? स्टेशनरी फेज था, और जो पानी लिया था हमने वो क्या था? मोबाइल फेज। आया समझ में? दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन रेट एट विच कंपोनेंट इन द मिक्सचर मूव थ्रू द स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज। मतलब क्या है? किस स्पीड से मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो मूव करते हैं मोबाइल फेज के प्रेजेंस में। तो अपना एग्जाम्पल याद रखिए, जब मैंने पानी मारा तो सबसे आगे कौन आया? मस्टर्ड बीन आया, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी मोबाइल फेज के प्रेजेंस में। और सबसे स्लो कौन आया? नेल्स आया, क्योंकि नेल्स का वजन ज्यादा था। आया समझ में? तो यही लाइन का मतलब है। ओके, तो सबसे पहले स्टेशनरी फेज हो गया और दूसरा क्या हो गया? मोबाइल फेज। फर्स्ट द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट इज लोडेड at one end of the stationary phase, and then the mobile phase, which is a pure solvent or a mixture of solvent, is allowed to move over the stationary phase। तो लोडेड मतलब क्या? जैसे हमने फ्लोर लिया था, फ्लोर पे हम लोग ने एक जगह पे क्या रख दिया था? सारे मिक्सचर को, और फिर किसको मूव किया था? मोबाइल फेज को, पानी को। तो देखो जैसे जैसे पानी आगे गया ये मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो सेपरेट होते गए, बट यहाँ पे हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो फ्लोर को ही स्टेशनरी फेज ले लिया था मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, बट हम अलग अलग तरीके के स्टेशनरी फेज लेंगे और मोबाइल फेज लेंगे। ठीक है, तो इन लोग जो मोबाइल फेज यूज करेंगे वो क्या होगा? वो सॉल्वेंट होगा या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होगा, और ये किसके ऊपर से मूव करेगा? स्टेशनरी फेज के ऊपर से, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द कंपोनेंट टुवर्ड्स। देखिए यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है ना, एफिनिटी, यही बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट क्लियर करता है, मतलब बोलते हैं ना डाउट क्रिएट करता है। जैसे एफिनिटी मतलब क्या? लाइकनेस। अब जैसे मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं तो उसमें मैंने मस्टर्ड बीन लिया था, ओके, नेल्स लिए थे, पेटल्स लिए थे, फ्लावर पेटल्स लिए थे। तो अगर मैं बोलूं पानी को सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी थी, मतलब पानी के लिए सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी थी, तो आपने बताया ना मस्टर्ड बीन। ए मतलब जो मस्टर्ड बीन था वो पानी को ज्यादा लाइक करता था, इसीलिए वो ज्यादा आगे तक गया। दूसरा सॉलिड जो सरफेस था, जो स्टेशनरी फेस था, उसके लिए किसकी एफिनिटी ज्यादा थी? नेल्स की। तो एफिनिटी मतलब लाइकनेस, सिंपल। ओके, टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। समझ में आया? फेज से बिल्कुल मत डरना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए बच्चों तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। समझ में आया? इतने अच्छे से मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो अवेलेबल है, बट अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे देखिए, दे रिमेन ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टेशनरी फेज और मूव अलॉन्ग विथ मोबाइल फेज एंड ग्रेजुअली गेट सेपरेटेड। तो इन्होंने देखो क्या बोला है कि कुछ क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज के ऊपर ही रह जाते हैं और कुछ मूव कर जाते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में जो नेल्स थे वो स्टेशनरी फेज के ऊपर ही रह गए, और जो बचे हुए पेटल्स थे, फ्लावर पेटल्स और जो मस्टर्ड बीन थे, वो मूव कर गए किसके साथ? पानी के साथ। आगे देखिए, द स्टेशनरी फेज कैन बी सॉलिड और अ लिक्विड। तो स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सर स्टेशनरी फेज था, लिक्विड भी हो सकता है? मैंने तो सोचा ही नहीं था। ओके, जी हाँ, स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, कोई थिक लिक्विड ले लीजिए, आ रहा है समझ में? थिक लिक्विड भी तो हो सकता है ऐसे, या नॉर्मल लिक्विड भी हो सकता है। इसमें भी आएंगे हम लोग, ये कैटेगरी में भी आएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेशनरी फेज, क्रोमैटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। सर ये तो आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। जी हाँ, तो एडजॉर्प्शन फेज, एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी,
This type of chromatography is based on the principle of differential adsorption. Different solutes are adsorbed to different extent on the stationary phase. Adsorption chromatography is of following two type. मतलब देखो, मतलब सिंपल एक बात बोलो, जैसे कि ये एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है और इसमें तीन कंपोनेंट थे, ए बी और सी। ठीक है, जब इसको आपने ऐसे फेंक दिया इसके ऊपर तो देखा कि ए यहीं पे रह गया, बी यहीं पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया। तो आप देख रहे हो सी बहुत आगे तक गया, सी बहुत आगे तक गया। क्यों आगे तक गया? क्योंकि ए जो है ना, ये जो सरफेस है इस पे रुक गया, लेकिन जो सी है वो सरफेस पे नहीं रुका, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सी का जो एफिनिटी है वो स्टेशनरी फेज के लिए कम है। स्टेशनरी फेज के लिए क्या है? कम है। और ए का जो एफिनिटी है वो स्टेशनरी फेज के लिए ज्यादा है। और बी का आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। तो डिपेंडिंग अपॉन एफिनिटी ए बी और सी जो है सॉलिड सरफेस के ऊपर अलग हो गए, स्टेशनरी फेज के ऊपर अलग हो गए। लेकिन हम एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया पहले एक ऐसे कंटेनर, ओके, जो आपको बुक में भी दिखाया गया है, ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे ये एक कंटेनर है, यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिया ताकि कोई लिक्विड बाहर ना जाए। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने मोल्टेन मतलब पिघला हुआ मोल्टेन SiO2 या फिर Al2O3 का मोल्टेन फॉर्म इसके अंदर पोर कर दिया। तो पोर किया तो क्या हुआ, जब वो मोल्टेन स्टेट में थे तो सॉलिड स्टेट में थे, बट अंदर जाने के बाद वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो गए? दे गॉट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। और ये जेल जैसा एक मटेरियल बन गया। किसके जैसा? जेल जैसा। और मैं आपको बता दूं ये पोरस होता है। और ये किसके जैसा काम करता है? ये काम करता है स्टेशनरी फेज की तरह। किसकी तरह? स्टेशनरी फेज, जो रुका हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है। आपके पास क्या है? एक मिक्सचर। मान लीजिए ये आपका कंटेनर है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास मिक्सचर है। मान लीजिए इसके अंदर कुछ ए है, ये क्या है? ए। कुछ इसके अंदर बी है, मैं अलग अलग कलर की मदद से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये क्या है? बी। और इसके अंदर कुछ साथियों सी भी है। क्या है? सी। ओके, अगर ये लिक्विड स्टेट में है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये तीनों लिक्विड स्टेट में नहीं है तो आपको इसमें एक सॉल्वेंट डालना होगा और इसे डिसॉल्व कराना होगा। ओके, सॉल्वेंट डाल के डिसॉल्व कर दीजिए। मान लीजिए इन तीनों को इस बीकर में एक कोई सॉल्वेंट था, मान लीजिए उसे अब ऐसे ब्लू कलर से ही दिखा देते हैं। हाँ, वाटर भी ले सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं। और इसके अंदर फिर मैंने क्या किया, ए को भी डाल दिया, बी को भी डाल दिया, ए को भी डाल दिया, बी को भी डाल दिया और सी को भी डाल दिया, और तीनों को डिसॉल्व कर दिया और स्टर कर दिया इस स्टरर की मदद से। ठीक है, और फिर उसको यहां पे पोर किया मैंने इसके माउथ पे, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, ऐसे यहां से पोर करके ऐसे डाल दिया। ठीक है, अब जरा देखिए, अब होगा क्या कि ए बी और सी या फिर ए सी बी सबकी एफिनिटी सॉलिड फेज के लिए अलग अलग होगी। ओके, दे ऑल वुड बी हैविंग डिफरेंट एफिनिटी फॉर सॉलिड फेज। ओके, सॉलिड फेज के लिए उनकी जो एफिनिटी होगी वो अलग अलग होगी। जो सॉलिड फेज को सबसे ज्यादा लाइक करता होगा, ए बी सी कोई भी, वो ऊपर ही रह जाएगा। किधर रह जाएगा? ऊपर। क्यों बताओ? तुरंत उसको सॉलिड स्टेट मिलेगा और वो यहीं पे रुक जाएगा। हाँ या ना? एक बात बताओ मेरे को, आप अपने घर से निकल रहे हो क्या खाने के लिए? वड़ा पाव खाने के लिए। अरे सर याद मत दिलाओ, और आपको पहले ही वड़ा पाव मिल गया, पहले ही जैसे ही निकले वैसे ही वड़ा पाव का एक स्टॉल मिल गया, तो आप रुक जाओगे ना। लेकिन कुछ लोगों को क्या खाना है? रसगुल्ला खाना है, किसी को समोसा खाना है, तो वो लोग आगे जाएंगे, क्योंकि उन लोग की एफिनिटी वड़ा पाव के लिए नहीं है। अब ऐसा नहीं कि वड़ा पाव देख के आप बोलोगे नहीं अभी मैं आगे जाऊंगा। आप भले ऐसा सोचते रहोगे, लेकिन ये कंपोनेंट्स नहीं सोचते। तो याद रखना, जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज को बहुत ज्यादा पसंद करता है वो ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो इसमें जो सॉल्वेंट डाला है उसको ज्यादा पसंद करता है उसके साथ नीचे आते रहेगा। मान लीजिए मैंने इसके अंदर जो सॉल्वेंट डाला था, जो ब्लू कलर का आप सॉल्वेंट देख रहे हो, ये एस था। क्या था? एस। मान लीजिए एस को बी बहुत पसंद करता है, तो एस मान लीजिए अगर नीचे आ गया है तो इसी के साथ बी भी होगा। इसी के साथ क्या होगा? बी।
आ रहा है समझ में? तो अब हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। जो ए बी सी पहले मिक्स थे, अब वो सेपरेट हो गए। और किसके बीच में सेपरेट हो गए? सॉलिड फेज और सॉल्वेंट के बीच में। सॉलिड फेज और सॉल्वेंट, याद रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि सर क्या ये जो सॉल्वेंट हमने लिया है यही मोबाइल फेज है, क्या यही मोबाइल फेज है? तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है, इस मोबाइल फेज नहीं है। इसे हमने लिया है ताकि हम जो हमारे मिक्सचर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करा पाए, किसके ऊपर? सॉलिड फेज के ऊपर। इसीलिए हमने इसको सॉल्वेंट को डिसॉल्व किया। ओके, मोबाइल फेज तो वो होता है जब ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे मैं बुक का सहारा लेना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए जो हमारे कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो गए। देखो यहाँ पे ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया। ए ऊपर ही क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड फेज को मतलब स्टेशनरी फेज को बहुत पसंद करता है। और सी नीचे क्यों आ गया? क्योंकि ये हमने जो सॉल्वेंट यूज किया था सेपरेट करने के लिए उसको बहुत लाइक करता है। अब आप अलग अलग सॉल्वेंट लोगे और यहाँ से डालना स्टार्ट करोगे। ये जो अलग अलग सॉल्वेंट लोगे ना, इसी को हम लोग मोबाइल फेज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मोबाइल फेज। मान लीजिए एक सॉल्वेंट आपने डाला, उसने ए को बाहर निकाल लिया। फिर आपने एक कोई सॉल्वेंट यूज किया, उसने क्या किया? बी को बाहर निकाला। और फिर सी का आपने देखा जो एफिनिटी थी, जिस सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया था, तीनों को डिसॉल्व करके सबसे पहले डाला था, याद है? सर कौन सा सॉल्वेंट? अगर आपको याद है तो बताए, सॉल्वेंट का अल्फाबेट कौन सा था? ये है एस। तो मान लीजिए आपने एस ले लिया, तो एस किसको बाहर लेके आएगा? सी को बाहर लेके आएगा। तो नो डाउट अब एस को आप मोबाइल फेज कह सकते हो। लेकिन अगर एस के जगह पे आप कोई और सॉल्वेंट यूज करते और सी को बाहर निकालते तो फिर एस को आप मोबाइल फेज नहीं कहते। मैं प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ए को निकालने के लिए कोई सॉल्वेंट यूज हुआ, बी को निकालने के लिए कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज हुआ, सी को निकालने के लिए कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज हुआ। तो जो सॉल्वेंट यूज हो रहे हैं इसे ही हम मोबाइल फेज कहते हैं, या फिर इसे ही हम एलुएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलुएंट, या फिर इस प्रोसेस को एल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूशन। जैसे आपको याद होगा, दादी माँ, हमारी जो दादी है वो गांव में ऐसे, ये लकड़ी का एक पॉट होता है, इसके अंदर मिल्क होता है, उसको ऐसे लेके स्टर करते रहती है, और फिर जब उसके ऊपर छाछ आता है तो अपने हाथों से ऐसे निकाल लेती है, अपने फिंगर से ऐसे निकालती है, ऐसे हाथ डाल के। समझ में आ रहा है ना? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूशन। समझ में आया? मतलब कुछ बना है उसको अलग करना। तो यहाँ पे कौन अलग कर रहा है? मोबाइल फेज। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्यूशन और मोबाइल फेज को बोलते हैं एलुएंट। बोलो आया समझ में? तो सर क्या जरूरी है हम हर बार मिक्सचर को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे? बोल रहा हूं ना भाई, अगर मिक्सचर आपका जो कंपोनेंट है अगर वो लिक्विड स्टेट में, तब आपको कोई सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। अगर वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो और फिर स्टेशनरी फेज के ऊपर डालो। पर्पस क्या है स्टेशनरी फेज के ऊपर डालने का? एक सिंपल सा पर्पस है स्टेशनरी फेज के ऊपर डालने का कि पहले जो हमारे कंपोनेंट है ए बी सी वो स्टेशनरी फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब स्टेशनरी फेज में अलग हो जाए, और फिर हम एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लेके उनको एल्यूट कर लेंगे या फिर कंप्लीटली अलग कर लेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आती है तो अपना एप्रिसिएशन छुपाइएगा मत, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, नहीं समझा, तो वो भी लिखिएगा। वी वेलकम योर फीडबैक वेदर इट इज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको ऊपर बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दिस टाइप इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ओवर कॉलम ऑफ स्टेशनरी फेज। अब ये भी बता देता हूँ इसको कॉलम क्यों बोलते हैं। मान लीजिए ये जो आपका पूरा सेटअप था जिसके अंदर स्टेशनरी फेज था, स्टेशनरी फेज आपको पता ही है, सिलिका जेल या फिर ये, अगर मैं इसको इधर ले लूँ और इसको ऐसे ले लूँ, मतलब ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली कर दूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टली कर दूँ, तो आप देख रहे हो ये कॉलम बन गए ना, कितने, पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। इसीलिए इस क्रोमेटोग्राफी को बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आया मगज में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर के वो कॉलम में बढ़ जाते हैं, इसीलिए क्रोमेटोग्राफी का नाम पड़ जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, चलिए दोस्तों ऊपर देखते हैं। द स्टेशनरी फेज मटीरियल कैन बी एल्यूमिना, सिलिका जेल, ये तो मैंने आपको बता दिया। द स्लरी ऑफ स्टेशनरी फेज मटीरियल is filled in a long glass tube provided with a stopcock at the bottom and a glass wool plug at the lower end. Okay, ये नीचे जो देख रहे हो इसको stopcock बोलते हैं ये,
और यहाँ पे कॉटन ऊल लगा देते हैं या फिर ग्लास का ऊल लगाते हैं। ग्लास का ऊल क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब ये मोल्टन स्टेज में होगा, स्टेशनरी फेज, तो ये बाहर ना बह जाए, ये बाहर यहाँ पे ना बह जाए, इसीलिए हम वहाँ पे लगा देते हैं। समझ में आया? बस यही पर्पज है। ठीक है, अब देखिए आगे। द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, the mixture to be separated is dissolved in a small amount of appropriate solvent and it is then loaded on the top of the adsorbent medium. loaded मतलब क्या? पोर कर देते हैं टॉप से। टॉप से मतलब कहाँ से? यहाँ से पोर करते हैं। ये देखिए यहाँ से पोर करते हैं ऐसे, ओके, ताकि जो हमारा कंपोनेंट है मिक्सचर का वो बट जाए। A suitable mobile phase which could be a single solvent or a mixture of solvent is then poured over the adsorbent column. मैंने बोला ना, फिर A, B, C बढ़ जाएगा और सबको निकालने के लिए आप एक सॉल्वेंट यूज कर सकते हो या फिर अलग अलग। The mixture along with the mobile phase slowly moves down the column. तो जो मिक्सचर होता है वो मोबाइल फेज के साथ कैसे जाता है? धीरे धीरे नीचे जाता है। मतलब ऐसे देखिए, मान लीजिए आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, सॉल्वेंट में क्या किया? डिसॉल्व किया और डाल दिया, और मान लीजिए यहीं पे क्या है? ए बी सी, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। फिर आप मोबाइल फेज यूज कर रहे हो, मान लो आपने ए को पसंद वाला मोबाइल फेज यूज किया, तो अगर वो जाएगा तो वो इसमें से ए को निकाल के यहाँ से बाहर लेके आएगा। ठीक है, और फिर अगर आपने बी को पसंद करने वाला मोबाइल फेज दिया तो वो बी को बाहर लेके आएगा। ठीक उसी तरह अगर सी को पसंद करने वाला मोबाइल फेज लिया तो वो सी को बाहर लेके आ जाएगा। ऐसे भी टेक्निक है, समझा? तो आया समझ में? तो अलग अलग सॉल्वेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके, द सोल्यूट गेट्स एड्सॉर्ब, the solute gets adsorbed on the stationary phase and depending upon the degree to which they are adsorbed, the solute gets separated from each other. The most strongly adsorbed component is retained on the column and other move down the column to various distances forming bands as seen in figure 3.7. देखो ये अंग्रेजी में जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या बोला गया है कि जो स्टेशनरी फेज को बहुत ज्यादा लाइक करता है वो ऊपर ही रह जाता है, जैसे ए बहुत ज्यादा लाइक करता है। ठीक है, बाकी के जो लाइक कम करते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और कॉलम में। तो देखिए यही फिगर दिया गया है, आया समझ में? और वो यही बताना चाहते थे। द कंपोनेंट विच इज लेस स्ट्रांगली एड्सॉर्ब इज डी एड्सॉर्ब फर्स्ट। मतलब देखिए जो लेस स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है, मतलब जो सी जो है वो बहुत कम स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है। सर आपको कैसे पता चला कि ए बहुत ज्यादा एड्सॉर्ब है? तो देखो ना भैया, जैसे ही ए अंदर आया वो नीचे की तरफ आया ही नहीं, ए सरफेस पे ही रुक गया। ये क्या हो गया? सरफेस पे ही रुक गया। लेकिन जो सी है वो नीचे की तरफ आ गया है, क्योंकि सी को ए ज्यादा पसंद, मतलब बोलते हैं ना सी ए की तरह नहीं है, उसको स्टेशनरी फेज ज्यादा पसंद नहीं है। आया समझ में? ऐसा। तो अब जरा देखिए, ए सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब हुआ है तो वो जल्दी निकलेगा नहीं, लेकिन सी का एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम है तो मतलब वो स्टेशनरी फेज को कम पसंद करता है, तो वो इजीली बाहर आ जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए बोला जाता है जो लेस स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है वो डी एड्सॉर्ब जल्दी होता है और कॉलम को छोड़ देता है, वाइल द स्ट्रांगली एड्सॉर्ब कंपोनेंट इज एल्यूटेड लेटर, मतलब उसको बाद में निकालते हैं। आया समझ में? अब एक बच्चों का बहुत ही बड़ा डाउट यहाँ पे रहता है कि सर चलिए मान लीजिए इन लोग अलग हो गए, मान लीजिए ए किसी सॉल्वेंट के साथ आ गया बाहर, स्मॉल ए जो किसी सॉल्वेंट मान लीजिए एक्स के साथ बाहर आ गया, और बी वाई के साथ आ गया, सी किसी जेड के साथ या एस के साथ आया, तो इसको कैसे अलग करेंगे? तो यह सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करने की तो बहुत सारी टेक्निक हमने ऑलरेडी पढ़ी है ना, आया ना? क्रिस्टलाइजेशन है, अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्रिस्टलाइजेशन है, फिर डिस्टिलेशन है, उसकी बहुत सारी टेक्निक है। बट पहले ए बी सी को एक दूसरे से अलग तो करो, ए बी सी को एक दूसरे से अलग तो करो, तो ये ए बी सी को अलग करने की टेक्निक है। ठीक है, द सॉल्यूशंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर कलेक्टेड सेपरेटली ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट, द सॉल्यूट्स कैन बी रिकवर्ड। मतलब सॉल्वेंट को जैसे एक्स वाई और ये जो एस है इनको इवेपोरेट कर दो, आपको ए बी सी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? ए को बी से अलग कलेक्ट करना, बी को सी से अलग करना, तो इस तरह से ये सेपरेट होके हमें मिल जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझी तो अपना अप्रिसिएशन जरूर दीजिएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम कंप्लीट करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, खुद का ज्ञान बढ़ा के। समझ में आया वीडियो देख के कैसे माता पिता का नाम रोशन करोगे? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।